टाइम जस्ट फ्लाइज नहीं। अभी थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान में जो है वो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आके वापस चली गई और हम यहाँ पे जो है वो मुंह देखते रह गए। बड़ी एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन थी। उसके बाद इंग्लैंड ने कहा कि भी हमने नहीं आना, लेकिन अब देख लें कि आज जो है कल इंशाल्लाह पहला मैच, जब आप मेरे ख्याल वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त पहला पाकिस्तान का और वेस्ट इंडीज़ का जो है पाकिस्तान की सरजमीन पे पहला T20 मैच जो शुरू हो चुका होगा। तो इस तरह से कहाँ चीज़ें निकल जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कल परसों की बात है कि हम बात कर रहे थे कि इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि मार्च में आना है तो उधर PSL थोड़ा सा हमें पीछे खींच के लाना पड़ रहा है और उसकी ड्राफ्टिंग का टाइम आ रहा है कि 8 दिसंबर होगा या 12 दिसंबर होगा या 15 दिसंबर होगा। और वो देख लें, आज हम बैठे हुए हैं, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि PSL की ड्राफ्टिंग भी हो गई है और थोड़े दिनों में इंशाल्लाह PSL शुरू भी हो जाएगा। थोड़े दिनों पे तो नहीं, लेकिन अगले महीने इंशाल्लाह ही नहीं दिए, अगले महीने के एंड पे तकरीबन। तो ये सारी चीज़ें कितनी तेज़ से कितनी तेज़ चल रही हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम साथ आपको ये बातें बताते रहे ताकि आपको कोई एक लम्हा, कोई एक मोमेंट, कोई एक चीज़ ऐसी जो है जो क्रिकेट लवर्स हैं वो बिल्कुल मिस ना हो और हर बात हर चीज़ आप तक टाइमली जो है पहुंचती रहे उसमें। तो आज आपको बताते हैं कि PSL की जो है PSL 7 की जो है ड्राफ्टिंग शुरू होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़े अच्छे तरीके से उसका आगाज़ हुआ और बड़े अच्छे तरीके से फ़खर आलम भी वहाँ बैठे हुए थे जो पहले किसी और चैनल बैठे हुए थे। यार ये बड़े मौज हैं इन लोगों की, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं हर जगह जो है जाके बैठ जाते हैं और वाह अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। वैसे काम अच्छा करता है, आई लाइक हिम। बड़ा स्पॉन्टेनियस, बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ा लाइवली चीज़ को लेकर चलता है। खैर तो फ़खर आलम ने जो है वहाँ पर होस्ट तो नहीं किया, वो तो सिर्फ एक नरेटर थे कि वो क्या रहा है अंदर सारा कुछ उसमें। और जो अंदर जो मेन थे वो तो क्या नाम है उनका, मेरा ख्याल है कि सलमान है या क्या नाम है वो, उसमें इमरान है, इमरान में रख लें, इमरान के पास चलते हैं। वो बार बार कहते हैं इमरान के पास चलते हैं। तो वो सारा कुछ चल रहा था, अच्छी इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें होती रही। और उसके बाद एक मुझे जब आए पहले तो उन्होंने बुलाया, ऑब्वियसली उन्होंने बुलाना था जो हेड हैं इसके HPL के, और वो आके उन्होंने, ज़ाहिर बात है इतने अरसे से वो HPL जो है स्पॉन्सर कर रही है और मेन स्पॉन्सर वो होती है, तो उनके साथ बातें उन्होंने अपनी स्पीच की। बड़ा अच्छा किया कि यार हम जो है, जो हमारा लोगो है, मोटिव जो है वो उसमें उसके हिसाब से जो है हमें PSL सूट करता है और बड़े अच्छे तरीके से उसके बारे में बातें की। फिर उसके बाद रमीज़ राजा ने जो है वो अपनी बातें की। उन्होंने जो है PSL फ्रेंचाइज़ के हवाले से बातें की कि सबको इकट्ठे बैठ के रहना चाहिए। तो भाई मैंने तो नहीं रखना, आप नहीं रखना तो रखें, इसमें तकरीर करने की, इसमें ये पॉइंट आउट करने की क्या ज़रूरत है कि शायद हम इकट्ठे नहीं बैठते या कोई ऐसा सिलसिला साथ चल रहा है। साथ उन्होंने जो है फंडिंग का भी कहा कि भी फंडिंग के बगैर जो नहीं हो सकता। मैं तो ये कहूँगा कि यार 1-2 टीमें आपको ऐड करनी चाहिए, पता नहीं क्यों आप लोग टीमें नहीं ऐड कर रहे। जो इसका बेसिक मोटिव था वो ये था कि साथ साथ हम टीमें भी ऐड करेंगे, लेकिन वो टीमें जो है वो 6 के बाद आके वहाँ पर रुकी गई हैं और उससे आगे नहीं जा रही। लेकिन वो भी हो ही जाएगा। और एक बहुत बड़ी खबर, बहुत अहम खबर जो है वो ये भी है कि 2 जो हैं वो ड्रॉप इन पिचेस जो हैं, जिस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया के टाइप की पिचेस हैं, जो वहाँ के ग्रास, वहाँ की जो टर्फ होती है उस तरह की होती है। जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार आपको वो वाली पिचेस, वो वाला ग्रास, वो वाली चीज़ें जो है वो होती नहीं है, उस तरह की पेस आपको नहीं मिलती जो बॉलिंग के लिए और बैटिंग के लिए जो है। तो वो बड़ा एक अच्छा जो है आरिफ हबीब साहब ने जो है वो एक MOU साइन करवाया वहाँ पर, उसमें कि 35 करोड़ रुपया 37 करोड़ रुपया लगेगा और वो 2 पिचेस यहाँ पे आके इंस्टॉल होंगी। एक कराची में लगेगी, एक लाहौर में लगेगी, ताकि आपको वो पेस, वो सारा कुछ मिले, ताकि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मेरा ख्याल है इन्होंने फैसला उसके बाद किया जब बांग्लादेश की पिचें देखी ना, अल्लाह तौबा, तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि यार ऐसी पिचेस भी होनी चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका लेवल की जो है वो उसकी सॉइल टाइप की हो। वो अच्छा एडिशन होगा यहाँ पे पाकिस्तान की लाहौर और कराची की पिचेस के अंदर, ग्राउंड्स के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ एक 2 और बातें तो थोड़ा सा खिंचे लगे, थोड़ा सा इंटेंस लगे। यार पहले बड़ा रिलैक्स होता था बंदा, बड़ा चिल करता था उसमें जब कमेंट्री करता ना। अब वो हमेशा टेंशन रहती है उसके सर पे। अभी भी ज़रा थोड़ा सा थका सा, ज़रा थोड़ा सा बोझल सा लग रहा था। पता नहीं कौन कौन से मसाइल लेके बेचारा वो चल रहा है। और मसाइल तो ज़ाहिर बात है साथ होने ही होने हैं। अभी बाबर आजम का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, ये कौन सा है वो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। किस तरह से ठक करके इस किस्म का इख्तलाफ सामने आ गया कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि यार ऐसे भी हो सकता है। पहले हम PSL की ड्राफ्टिंग की बात कर लें, जो नॉर्मल बड़े अच्छे तरीके से सब 6 की 6 फ्रेंचाइजीज ने अपने प्लेयर्स पिक किए। एक जो है बड़ी ऑड सिचुएशन हुई हमें देखने को मिली, वो ये था कि इमामुल हक जो है वो उसमें वो हमें नज़र नहीं आए कहाँ पे, कहीं पे आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा उसमें। वो एक जो पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो ड्रॉप किया उनको और उनको निकाला और उसके बाद किसी और ने मैकल पिक भी नहीं किया। कोई
ऐसी मेरे नज़र से तो नहीं गुजरा, आपकी नज़र से गुजरा हो तो आप मुझे बताएगा। दूसरा सबसे अफसोस की बात जो है वो बेन डंक की भी थी। वो बेन डंक जो है जो बड़े की प्लेयर थे लाहौर कलंदर्स के लिए, और इस बार उन्होंने जो है वो बिग बैश लीग भी छोड़ी, ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक लीग भी खेल छोड़ी, और सारा कुछ छोड़ा कि मैंने जाके PSL खेलना है, और उनको जो है वो लाहौर ने पिक नहीं किया, किसी और ने पिक नहीं किया। दैट वॉज लिटिल अपसेटिंग सिचुएशन। लेकिन उसके से भी ज़्यादा सिचुएशन ये अपसेट हो गई वो कामरान अकमल की थी। जो कामरान अकमल को जो है वो हमारा ख्याल था कि वो प्लेटिनम कैटेगरी के बाद जो डायमंड कैटेगरी आती है, चलो वहाँ से नहीं, कोई बॉल डायमंड कैटेगरी की बजाय चलो उससे थोड़ा सा नीचे जो है वो उसमें गोल्ड कैटेगरी में भी हमें इख्लाफ था। बड़ा अच्छा प्लेयर है, हमारा विकेट कीपर भी है, लेकिन उन्होंने जो है वो उसमें पेशावर ज़ल्मी ने उसको सिल्वर कैटेगरी में जो है पिक किया, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट थे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी ऐसी होती रही। अभी प्लेटिनम कैटेगरी में आमिर थे, मोहम्मद आमिर थे उधर कराची किंग के लिए, तो उन्होंने तो जो है वो एक कैटेगरी सिर्फ प्लेटिनम से गोल्ड पे आए, प्लेटिनम से डायमंड पे आए थे। उन्होंने कहा था मैं नहीं खेलना, ये कोई बात हुई, मेरे में डिमोशन क्यों की है, लेकिन खैर चले उनकी आपस में सेटलमेंट हो गई, तो हिल स्टे इन PSL फॉर कराची किंग्स। लेकिन एक और सिचुएशन में आपको साथ बताता चलूँ कि वो जो उन्होंने बिल्कुल अपनी रिटेनरशिप में जो है वो उसमें लाहौर कलंदर्स ने ही रिटेनरशिप में फ़खर समान को रखा ही था। हालांकि इतनी अच्छी पेस, इतने अच्छे वो स्टैंडर्ड्स के साथ चल रहे थे इन दिनों में, मैच विनिंग प्लेयर थे उन्होंने उनको अपने रिटेनरशिप में ही रखा, लेकिन पिक में सबसे पहली पिक जो है उन्होंने वो कर ली। उसने बड़ा अच्छा इंटेलिजेंटली लाहौर कलंदर्स ने खेला उसमें कि 8 बंदे और 9वां जो है वो पहले पिक करके वो उन्होंने अपना प्लेयर जो है वो रिस्टोर कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो है वो कामरान अकमल, हालांकि उनके पास कोई ऐसा मेन कीपर भी नहीं है, कामरान अकमल के हवाले से जो है वो बड़ी अजीब सी सूरत हाल मुझे देखने को मिली। बड़ा अफसोस भी हुआ कि इस कैलिबर का प्लेयर जिसने 3 सेंचुरियाँ बनाई हुई और हाई स्कोरिंग रहा है PSL में, और शुरू से ही जो है वो उसमें पेशावर ज़ल्मी में रहा है, और वो एकदम जो है वहाँ से निकल गया, और उसने एहतजाजन जो है उसने कहा कि यार मैं खेलता ही नहीं हूँ, मैं PSL ही नहीं खेलना, अगर मुझे प्लेटिनम से अगर आपने मुझे सिल्वर पे ही डालना है और इतना टगर टोकरी रखना है तो मैं खेलता ही नहीं हूँ। ये दिस वाज अ बिग न्यूज़। मेरा ख्याल है इन्हें कंसिडर करना चाहिए, लेकिन कैसे कंसिडर करेंगे, अब तो सारी चीज़ें कैटेगरीज लॉक हो गई हैं। अब देखें आगे क्या होता है, नेगोशिएट करेंगे, क्या करेंगे। कामरान अकमल को भी देखना चाहिए, पेशावर ज़ल्मी को भी देखना चाहिए कि किस किस्म का सिलसिला, कैसे इस चीज़ को, इस मसले को सेटल किया जाता है। दूसरी अहम खबर जो मैं आपको आज देना चाह रहा था वो ये था कि जब बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी कल के मैच से पहले कल की थी, तो उसमें सुबह की थी, तो एक सूरत हाल उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए। उसमें ये भी पूछा कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किस तरह से आपको होम ग्राउंड में खेलने का कैसा लगेगा। उसने कहा कि यार मैं तो जब न्यूजीलैंड की टीम गई थी हम डर रहे थे कि शायद कभी कोई नहीं आएगा, लेकिन ये अच्छी बड़ी बात है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है और हम इंशाल्लाह उनके साथ खेलने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा वो एक पॉइंट था उनका। दूसरा उन्होंने जो है कोहली के हवाले से बात की, उनसे क्वेश्चन किया गया कि यार कोहली क्या सिलसिला है, कोहली के साथ जब आपने बात हो रही थी वर्ल्ड कप में तो उसके साथ क्या बात हुई, कैसे बात हुई। तो उन्होंने कहा यार ये मेरा और उसका मामला है, मैं उसके साथ आपको क्यों पब्लिकली बताऊं कि मेरी और कोहली की उस वक्त क्या बात हो रही थी। लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए क्वेश्चन करते हुए, इस किस्म का थोड़ा सा ज़रा ध्यान करना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात थी, सबसे अहम बात थी, सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात थी, वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि PCB हमें कोच, बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच क्यों नहीं दे रहा। बॉलिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कंसल्टेंट पिछली बार उनके पास वर्ल्ड कप में थे, उसके बाद नहीं थे। और आपको याद होगा कि मैंने भी डिस्कस की थी इस बात को, आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश में वो खेल रहे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास बैटिंग कंसल्टेंट नहीं है या बैटिंग कोच नहीं है। उस वक्त एक प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे, हल्का सा उन्होंने इशारा किया था। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो रमीज़ राजा की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई थी कि यार हमें बॉलिंग और बैटिंग कंसल्टेंट या बॉलिंग और बैटिंग कोच जो है वो इस टीम को नहीं देने, क्योंकि ये टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम नहीं चाह रहे कि जब ये वापस डग आउट में या ड्रेसिंग रूम के अंदर आए, जहाँ पे आज लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर आए तो वहाँ पे उनको अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, कुछ हुआ तो उनको जो है वो स्नब करने के लिए या उनको डांटने के लिए जो है बैटिंग कोच या बॉलिंग कोच बैठे हों। जैसे ये खेल रहे हैं वैसे खेल रहे हैं, वो अच्छे रहते हैं, हमें इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं है। दैट वाज अ बिग स्टेटमेंट। हमने ये भी सुन रहे थे कि शायद उमर गुल और एक और जो बैट्समैन हैं
ان کا نام مجھے کیوں نہیں یاد ہے یار، مجھے نام ویری بیڈ نیمز اس میں، محمد یونس، وہ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو ہے، ہمارا خیال تھا کہ وہ آ کے کریں گے تھوڑا سا ساتھ ساتھ ان کو، لیکن انہوں نے ان کو بھی ان کے بارے میں بھی ایسے نہیں، سکلین مشتاق جو کر رہے ہیں ہیڈ کوچ کے طور پہ اگر انہی کے ساتھ چلیں گے تو یہ اسٹیٹمنٹ بہت بڑے کانٹرڈکشن ہے. مطلب وہ اگر رویز راجہ اتنا زیادہ بینک کر رہے ہیں ان کے اوپر، اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو بالنگ اور بیٹنگ کوچ چاہیے. کیوں چاہیے؟ دو بڑی ریزنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بڑی ریزن یہ کہ بھائی جان اب ہمارے پاس بڑے پلیئرز نہیں ہیں، سینئر پلیئرز نہیں ہیں، سارے سینئر پلیئرز ہم نکال چکے ہیں. یہ میں آپ کو پچھلے ویلاگز دیکھے میں بار بار بینک کرتا رہا ہوں کہ یار یہ چیز غلط ہو رہی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہو رہی. سینئر پلیئرز آپ نے نکال دی ہیں اور اس کے بعد آپ نے کوچز رکھے نہیں ہیں. سارا کا سارا پریشر جو ہے نا وہ رمیز راجہ نے ڈال دیا ہے بابر اعظم پہ، جو مغل اعظم تو بن گئے تھے لیکن اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یار میں پیچھے مڑ کے دیکھنا، میرے پیچھے تو بندہ کوئی نہیں ہے گا، اس میں سب کے میں ڈیسیژن لوں گا پھر سارا ڈیسیژن سارا ملبہ میرے اوپر ہی گرے گا. یہ صورتحال اس کے لیے کافی پریشان کن ہوتی جا رہی، جس کا اس نے اظہار کر دیا ہے. میرا خیال ہے ان دونوں کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ان دونوں کو آپس پہلے ڈسکس کرنا چاہیے تھا، پھر جو فیصلہ ہوتا اس پہ دونوں قائم رہتے. یہ بڑا اچھا چل رہا تھا کہ بابر اعظم جو ہے وہ رسپیکٹ کر رہے ہیں رمیز راجہ کی، رمیز راجہ جو ہے وہ بابر اعظم کو فری ہینڈ دے رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آ کے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ رمیز راجہ کہہ رہے ہیں کہ بالنگ بیٹنگ کوچ کی ان لوگوں کو ضرورت نہیں یار، یہ اتنا اچھا کھیل رہے ہیں کوئی بات نہیں. اور جو کیپٹن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان مجھے بالنگ کوچ بھی چاہیے، بیٹنگ کوچ بھی چاہیے. اب اگر یہاں سے سچویشن شروع ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب میرا خیال ہے کہ پورا ایک سال بھی نہیں رہ گیا ہوا ورلڈ کپ 2022 کا T20 کا، اور اس میں یہ والی بات نہیں آنی چاہیے تھی. اگر ہے تو آج ابھی اسی وقت اس چیز کو کلیئر کر لیں، اس کو پکڑ لیں، اس کا دھیان کر لیں، ورنہ آنے والے وقتوں میں یہ ایسا کانفلکٹ بن جائے گا کہ دونوں بندوں کے لیے، رمیز راجہ کے لیے بھی اور بابر اعظم کے لیے بھی پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ اس کی جو ہے اس کی ایک چنگاری جو ہے وہ پھوٹ پڑی ہے، اس کو ابھی یہاں سے پکڑ لینا چاہیے. ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ان دونوں میں بڑا آپس میں ایک ایکا ہے، بڑا کانفیڈنس لیول ان کا اچھا ہے، لیکن یہاں پہ آ کے ایک بڑا ایک بہت بیسک ایشو، بہت اہم ایشو جو ہے، بنیاد جس چیز پہ بن رہی ہے، ارے وہیں پہ کانفلکٹ آ رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے ابھی سے، تاکہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں آگے کسی نہ کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم فیس کرنی پڑے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.